उत्तरी प्रशांत महासागर में कचरे के एक बड़े ढेर के बीच सोफिया अपने पति जुआन के साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही है। वे यहाँ की स्थिति और शार्क की कुछ खास किस्मों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने खोजा है। तभी उसकी टीम के कुछ साथी उसे बताते हैं कि उन्होंने पास में कुछ अजीब संकेत पकड़े हैं। यह सुनते ही गोताखोर जल्दी से अपने सूट पहनने लगते हैं, जबकि सोफिया और उसका एक साथी कंट्रोल रूम से रडार पर नजर रखते हैं। तभी टीम लीडर क्रिस अपनी टीम को पानी में उतरने का निर्देश देता है। फिर थोड़ी देर बाद वे एक बड़ी सी मरी हुई व्हेल तक पहुंचते हैं जो मछली पकड़ने के जाल में फंसी हुई थी। खाने की कमी की वजह से वह कमजोर होकर फंस गई थी और बच नहीं पाई। जब वह उस व्हेल की जांच कर रहे होते हैं तो उन्हें उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा काटने का निशान दिखता है। उसी वक्त टीम का एक सदस्य देखता है कि जो संकेत वे देख रहे थे वह तेजी से पास आ रहा है। इससे पहले कि वह व्हेल से दूर जा सके, एक शार्क अचानक सामने आ जाती है और क्रिस को चौंका देती है। लेकिन डर के बावजूद शार्क उस पर हमला नहीं करती। लेकिन जब बाकी गोताखोर चारों ओर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे चारों तरफ से शार्क से घिरे हुए हैं। अब महिला टीम कंट्रोल रूम से अपने गोताखोर साथियों का संपर्क धीरे धीरे खोने लगती है। खतरे को देखते हुए गोताखोर पास पास आकर एक घेरे में खड़े हो जाते हैं ताकि खुद को सुरक्षित रख सकें। तभी कंट्रोल रूम से एक चेतावनी आती है कि लिलिथ आ रही है। लिलिथ एक ऐसी शार्क है जो आतंक मचाने से पीछे नहीं हटती। फिर कुछ ही सेकंड बाद गोताखोरों के सामने एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है जो 7 मीटर से भी लंबी होती है। इतनी बड़ी शार्क देखकर सोफिया हैरान रह जाती है और पूछती है, क्या यह वही लिलिथ है? जिस पर शोधकर्ता जवाब देता है कि हाँ, यह वही लिलिथ है, क्योंकि वह शार्क के शरीर पर लगा टैग देखता है। इसके बाद सोफिया क्रिस से कहती है कि वह लिलिथ से एक सैंपल ले, लेकिन जब क्रिस सुई से शार्क में सैंपल लेने की कोशिश करता है तो वह घबरा जाता है और सही जगह पर सुई नहीं लगा पाता। इससे शार्क डरकर वहां से भाग जाती है। फिर सोफिया तुरंत गोताखोरों को आदेश देती है कि सब लोग नाव पर लौट जाएं, क्योंकि अब कुछ घंटों तक वे लिलिथ के पास नहीं जा पाएंगे। लेकिन जैसे ही वे वापस जाने की तैयारी करते हैं तभी अचानक देखते हैं कि वही बड़ी शार्क लिलिथ फिर से लौट आई है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते वह सीधे क्रिस पर हमला कर देती है। यह देखकर बाकी सभी गोताखोर घबरा जाते हैं और डर के कारण इधर उधर बिखर जाते हैं। इस वजह से शार्क उन्हें आसानी से पकड़कर निगल जाती है। अपने पति और दोस्तों को बचाने के लिए सोफिया एक हार्पून लेकर पानी में कूद जाती है, लेकिन तैरते समय वह किसी मरे हुए आदमी के हाथ से टकरा जाती है और बहुत डर जाती है। फिर भी वह रुकती नहीं और खोज जारी रखती है। जब वह हमले की जगह पर पहुंचती है तो लिलिथ उसे देख लेती है। शार्क थोड़ी देर सोफिया के चारों ओर चक्कर लगाती है, फिर तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन सोफिया किसी तरह हमले से बच तो जाती है, फिर भी उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। वह शार्क के साथ खिंचती चली जाती है और पानी में गहराई तक डूबने लगती है। गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि सोफिया के कान के अंदर से खून निकलने लगता है और तेज दर्द से वह परेशान हो जाती है। तभी वह जल्दी से अपना बचाव करने वाला चाकू निकालती है और जाल को काट देती है। इसके बाद वह ऊपर की तरफ तैरती है और बेहोश होने से ठीक पहले खुद को बचा लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद में, जहां कुछ युवा लड़के अपने खास चुंबक के साथ खेल रहे होते हैं। वे उसे पानी में फेंककर ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कई सालों से खोई हुई थी। फिर थोड़ी देर की खोज के बाद वे एक अजीब सी चीज को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जब वे उसे बाहर निकालते हैं और देखने लगते हैं कि यह क्या है, तब उन्हें एहसास होता है कि यह चीज असल में एक बम है। फिर कुछ समय बाद बम को हटाने वाली एक टीम यहाँ पहुंचती है और इस खतरनाक चीज को हटाकर इस जगह को सुरक्षित बना देती है। पत्रकार जब इस घटना के बारे में पूछते हैं तो वहाँ मौजूद अफसर सार्जेंट एडेल को उसके बॉस एंजेली का फोन आता है। बॉस उसे कहता है कि वह अपनी टीम को इकट्ठा करे और तुरंत बेस पर लौटे। उधर सोफिया अब एक नई जिंदगी जी रही होती है। वह अब स्कूल के छोटे बच्चों को समुद्र के बारे में पढ़ा रही होती है। लेकिन जब कोई उससे उसकी पुरानी टीम के खत्म हो जाने के बारे में पूछता है तो वह बहुत दुखी और शर्मिंदा हो जाती है, खासकर जब कुछ बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। फिर वह यहाँ से जाने का फैसला करती है, लेकिन तभी मीका नाम की एक लड़की उसे रोक लेती है और मीका कहती है कि वह सोफिया की बहुत बड़ी फैन है और उसके काम से काफी प्रभावित हुई है। फिर भी सोफिया कहती है कि वह इस समय बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन मीका उसे यह कहकर रोकती है कि उसके पास टैग 7 की जानकारी है जिससे सोफिया पहले जुड़ी हुई थी। इसके बाद मीका सोफिया को अपने प्रोटेक्शन सेंटर ले जाती है और बताती है कि उन्होंने यह संगठन सोफिया के काम से प्रेरित होकर बनाया है। जब वे सेंटर के अंदर चलते हैं तो मीका बताती है कि उनके पास एक ऐसी तकनीकी है जिससे वे समुद्री जानवरों में लगे ट्रैकर को बंद कर सकते हैं। इससे जानवरों को वैज्ञानिकों द्वारा पकड़े जाने से बचाया जा सकता है। इसके बाद मीका अपने दोस्त बेन से मिलवाती है जो बताता है कि उसने स्पेन की शार्क यूलिसिस के ट्रैकर को भी बंद कर दिया है। फिर बेन एक स्क्रीन दिखाती है जिसमें दिखाया जाता है कि पिछले कुछ महीनों में लिलिथ कहां कहां गई है। ये देखकर सोफिया को पता चलता है कि यह शार्क अब तक लगभग पूरे महासागर का सफर कर चुकी है। अब वह यूरोप के इलाकों में पहुंच गई है, यहाँ तक कि पेरिस तक आ गई है और सेन नदी में छिप गई है। यह सुनकर सोफिया हैरान हो जाती है और कहती है लिलिथ मीठे पानी में नहीं रह सकती। लेकिन मीका उसे समझाती है कि अब चीजें बदल
बदल चुकी हैं। वह कहती है कि कचरे का प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्री जानवरों का व्यवहार भी बदल गया है। इसका मतलब यह है कि शार्क अब अपनी आदत के उलट पानी की धारा के खिलाफ तैर रही है, क्योंकि उसका असली घर अब बर्बाद हो चुका है और वह जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। फिर मीका बताती है कि वे लोग लिलिथ को बचाना चाहते हैं और उसे वापस समुद्र में ले जाना चाहते हैं। इसके लिए वे सेन नदी में डाइव करने का प्लान बना रहे हैं ताकि शार्क से संपर्क कर सकें और उसे वहां से निकाल सकें। फिर वह यह भी बताती है कि कुछ दिन पहले इस नदी पर एक पुल हादसा हुआ था जिसमें एक गाड़ी पानी में गिर गई थी और उसका ड्राइवर कभी नहीं मिला। ये सुनकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि यह योजना बहुत खतरनाक है और यह मानना कि कोई इंसान शार्क से बात कर सकता है, क्योंकि शार्क इंसानों की बात कभी नहीं समझ सकती। लेकिन इसके बावजूद मीका कहती है कि उनके पास शार्क से निपटने की एक अच्छी योजना है। इतनी सारी बातें जानने के बाद भी सोफिया उन लड़कियों पर भरोसा नहीं करती और वहां से चली जाती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो एक बार फिर टैग 7 को ट्रैक करती है और उसे समझ आता है कि मीका ने जो भी कहा था वो सच था। लिलिथ सच में पेरिस तक पहुंच चुकी है। ये देखकर सोफिया परेशान हो जाती है और मीका को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो वह खुद उस जगह जाने का फैसला करती है। उधर दूसरी तरफ मीका और उसकी टीम सेन नदी के बीच पहुंच चुके होते हैं। वे अपने इक्विपमेंट सेट करते हैं और फिर मीका नदी में डाइव करती है ताकि साइट की जांच कर सके। जब वह उस जगह पहुंचती है जहां हादसा हुआ था तो उसे गाड़ी का एक टूटा हुआ मलबा दिखता है और उसे वहां शार्क के काटने के निशान तो मिलते हैं, लेकिन ड्राइवर का कोई पता नहीं चलता। उसी समय उसका दोस्त बेन देखता है कि एक पुलिस की नाव उनकी तरफ आ रही है। वह मीका को चेतावनी देने की कोशिश करता है, जिसे सुन मीका अपनी सुरक्षा रस्सी छोड़ देती है और बेन उसे तुरंत वहां से बाहर आने को कहता है। लेकिन तभी मीका पानी में लिलिथ को देख लेती है, जो तेजी से उसके चारों ओर घूमने लगती है। यह देखकर मीका चौंक जाती है, इसलिए वह जल्दी से ऊपर सतह पर लौटने का फैसला करती है। जैसे ही वह ऊपर आती है, पुलिस उसे पकड़ लेती है, जबकि उसका दोस्त पुलिस से बचकर भाग जाता है। अब मीका को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वहाँ एक ऑफिसर एंजेली अपने लोगों से कहती है कि मीका से सख्ती से पूछताछ की जाए। फिर एडेल नाम का अधिकारी उसे पूछताछ कक्ष में ले जाता है। उधर दूसरी तरफ सोफिया नदी के किनारे चल रही होती है। तभी वह देखती है कि एक छोटा सा कुत्ता लगातार पानी की ओर भौंक रहा है। वह हैरान होती है कि आखिर कुत्ता पानी में क्या देख रहा है। फिर कुछ घंटे बाद मीका बार बार सवालों के जवाब देते देते थक जाती है और गुस्से में कहती है कि एक बहुत बड़ी शार्क इस नदी में घूम रही है। लेकिन सार्जेंट एडेल को लगता है कि मीका झूठ बोल रही है, इसीलिए वह गुस्सा हो जाता है। तभी उसी समय एक और पुलिसकर्मी अंदर आता है और कहता है कि उन्हें एक आपात स्थिति का सामना करना पड़ा है। उधर सोफिया लिलिथ की तलाश में जुटी रहती है और कोशिश करती है कि लोग पानी से दूर रहें ताकि कोई और हमला न हो जाए। तभी एक पुलिस अधिकारी का कॉल आता है जो सोफिया से कहता है कि वह एक नदी के घाट पर आकर उससे मिले। जब सोफिया वहां पहुंचती है तो उसकी मुलाकात मीका और सार्जेंट एडेल से होती है। वे सोफिया से कहते हैं कि कुछ घंटे पहले नदी में जो शव मिला था उसका परीक्षण करें। शव के अवशेषों की जांच करते हुए सोफिया कहती है कि ये हमला निश्चित रूप से एक शार्क ने किया है। ये सुनकर सार्जेंट तय करता है कि वे इस केस को अपने बॉस एंजेली के पास ले जाएंगे। शार्क अब अपने रहने की जगह से बाहर आकर लोगों के लिए खतरा बन गई है। फिर भी एंजेली कहती है कि वे पूरी जांच करेंगे ताकि यह साबित किया जा सके कि नदी में सच में कोई शार्क है या नहीं। इसके बाद पुलिस की एक टीम एक छोटी सी नाव में सोफिया के साथ घटनास्थल की ओर निकलती है और मीका अपनी साइकिल से उनका पीछा करती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं उन्हें लगता है कि वे लिलिथ के करीब पहुंच गए हैं। फिर पुलिस वाले अपना डाइविंग सूट पहन लेते हैं और अपने ट्रैकिंग डिवाइस को चालू करते हैं। जब वे नीचे पानी में पहुंचते हैं तो वे शार्क को खोजने लगते हैं और खोज के दौरान उन्हें एक बड़ी मछली मिलती है जिसके शरीर का एक हिस्सा किसी चीज ने खा लिया है। शार्क को ढूंढने के लिए टीम सीवर के रास्तों को रोशनी से देखती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि लिलिथ उनके ठीक पीछे है। ये देख कर कि अब शार्क को मारा जा सकता है तो निको अपने दोस्त बेन से कहता है कि शार्क का ट्रैकर बंद कर दो। बेन पहले तो नहीं मानता, लेकिन फिर ट्रैकर को बंद कर देता है। अब सभी ट्रैकिंग डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं और सार्जेंट अपने साथियों को नाव पर वापस बुला लेता है। तभी एडेल, जो बहुत गुस्से में होता है, वह सोफिया से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर सोफिया कहती है कि उसे नहीं पता कि ट्रैकर बंद कैसे हो गया। तभी पुलिस वालों के रवैये से दुखी होकर सोफिया यहाँ से चली जाती है और मीका को डांटती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जब मीका से पूछा जाता है तो वह कहती है हमें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि शायद हम बिना कारण लिलिथ को मार देते। इसके बाद वह सोफिया पर आरोप लगाती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह जिम्मेदार है। यह सुनकर सोफिया बहुत दुखी हो जाती है और यहाँ से भी चली जाती है। फिर पुलिस स्टेशन में एडेल अपनी बॉस से कहता है कि ट्रायथलॉन प्रतियोगिता को रोक दिया जाए। ट्रायथलॉन एक स्विमिंग प्रतियोगिता है जो कुछ दिनों बाद होने वाली है, लेकिन एडेल की बॉस मना कर देती है और कहती है कि यह इवेंट बहुत बड़ा और फेमस है, इसे अब रद्द नहीं किया जा सकता। मीका, जो नहीं चाहती कि लिलिथ को मारा जाए, वह इंटरनेट पर एक मैसेज डालती है ताकि लोगों को समझा सके कि शार्क को बचाना जरूरी है और इसका शिकार नहीं होना चाहिए। तभी दूसरी ओर एंजेली और एडेल
सोफिया को पेरिस की मेयर के पास ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि सेन नदी में खतरा है, इसलिए स्विमिंग प्रतियोगिता को रद्द करना चाहिए। लेकिन मेयर उनकी बात नहीं मानती और कहती है कि शहर को इस इवेंट के लिए पहले ही 2 बिलियन का बजट मिल चुका है, इसलिए वो शार्क की वजह से इस इवेंट को रद्द नहीं करेगी। इस वजह से मेयर पुलिस को कहती है कि वो उसका आदेश माने और शार्क से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढे। अब पुलिस लिलिथ को पकड़ने की योजना बनाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, बेन वहां आती है और कहती है कि मीका कोई प्लान बना रही है जिससे वो शार्क को बचा सके। तभी बेन सबको समझाती है कि शार्क शहर की जमीन के नीचे बनी सुरंगों से घूम रही है। लोगों की जान को खतरे में देखकर एडेल अपनी टीम को इकट्ठा करता है और शार्क के ट्रैकिंग डिवाइस को दोबारा चालू करके वे सब सुरंगों की तरफ निकल जाते हैं। तभी सुरंगों के अंदर मीका भी अपने दोस्तों के साथ पहुंचती है। वह अपना सोनार डिवाइस तैयार करती है जिससे वह लिलिथ को अपनी ओर बुला सके। फिर वह उस डिवाइस के साथ पानी में कूद जाती है। तभी उसी वक्त पुलिस भी जल्दी वहां पहुंचती है और सब युवाओं को पानी से बाहर लाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी बेन देखती है कि शार्क आ चुकी है। जब सब लोग लिलिथ को देख रहे होते हैं, सोफिया को एक और शार्क का पंख दिखता है। तब वह समझ जाती है कि लिलिथ के साथ उसका बच्चा भी है। डर के मारे सब लोग मीका को चिल्लाकर बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन मीका मना कर देती है और शार्क के बच्चे को धीरे धीरे सहलाने लगती है। उसी समय लिलिथ बहुत तेजी से मीका के चारों ओर तैरने लगती है, जिससे सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। सोफिया चेतावनी देती है कि अब शार्क हमला करने वाली है, तो एडेल फौरन एक्शन लेता है और मीका को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। लेकिन मीका एडेल को खुद को बाहर खींचने से रोकती है। तभी लिलिथ अचानक पानी से बाहर आती है और मीका को अपने मुंह में पकड़ लेती है। यह देखकर सब लोग हैरान और दुखी हो जाते हैं। शार्क के उछलने से आसपास सब गीला हो जाता है और कई युवा डर कर पानी में गिर जाते हैं। लेकिन एडेल जल्दी से नदी के किनारे पर लौट आता है और पुलिस मिलकर उस भीड़ को संभालने की कोशिश करती है जो डर के कारण भाग रही होती है। उधर लिलिथ और उसका बच्चा मीका के शरीर को खा जाते हैं, जिससे सब लोग और ज्यादा डर जाते हैं। इस अफरा तफरी में बेन पानी में गिर जाती है और दूसरे युवा उसे धक्का देते हुए दूर कर देते हैं, जिससे उसे सांस नहीं मिलती और उसकी मौत हो जाती है। उसी समय पुलिस टीम का एक सदस्य ल्यूपोल्ड भी शार्क की ओर धकेल दिया जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और अपनी टॉर्च से बाकी युवाओं को रास्ता दिखाता रहता है। फिर सभी लोग एक सुरंग के रास्ते से तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग दौड़ और डर की वजह से लिलिथ को कई लोगों को पकड़ने का मौका मिल जाता है। तभी सुरंग के किनारों पर पुलिस वाले बचे हुए लोगों को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों के पैर पहले ही शार्क ने काट लिए हैं। जब ल्यूपोल्ड युवाओं को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा होता है तो लिलिथ उसे पकड़ लेती है। ये देखकर बाकी एजेंट गुस्से में आ जाते हैं और लिलिथ पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सुरंग में जगह बहुत कम होती है, जिससे लोगों में घबराहट बढ़ जाती है। कई लोग गिर जाते हैं और कुछ दूसरों के नीचे दब जाते हैं। जैसे ही ल्यूपोल्ड अपनी टीम के पास लौटने वाला होता है, तभी लिलिथ उसे फिर पकड़ लेती है और इमारत के नीचे ले जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर कई घंटों बाद जब सोफिया अस्पताल पहुंचती है तो उसे हमले में घायल हुए बहुत सारे लोग दिखते हैं जो दर्द से चिल्ला रहे होते हैं और पैरामेडिक्स हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब सब मरीज ठीक हो जाते हैं तो पुलिस वाले फिर से सोफिया से उसी जगह पर मिलते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि शार्क का बच्चा भी उसी भगदड़ में मारा गया है। बाद में जब शार्क के बच्चे की लैब में जांच होती है तो सोफिया को उसके शरीर में कई अजीब और नई चीजें दिखती हैं। ये शार्क बहुत तेज और अलग किस्म का लगता है। जब सोफिया को लगता है कि यह जानवर एक नई किस्म की शार्क हो सकता है जो आगे चलकर पूरे समुद्र में फैल सकता है, तो वह सबको बताती है कि इनको जल्द से जल्द खत्म करना होगा। यह सोचकर कि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए सभी लोग मेयर के पास जाते हैं, लेकिन मेयर उन पर गुस्सा करती है और कहती है कि शहर की नहरों में जो भी हमले हुए हैं उसके लिए वे जिम्मेदार हैं। जिसे सुनकर एंजेली अपने साथियों की तरफदारी करते हुए कहती है कि उन्होंने पहले ही मेयर को लिलिथ के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी, जो लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। यह सुनकर मेयर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर मेयर को याद आता है कि उन्हें मीका की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता था कि इतने सारे लोग नहरों में इकट्ठा होने वाले हैं। इस पर सोफिया को गुस्सा आ जाता है और वह मेयर से बहस करने लगती है। मेयर नाराज होकर कहती है कि अब यह मामला मिलिट्री संभालेगी और उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर भी एडेल फैसला करता है कि वह प्रतियोगिता के दौरान हजारों लोगों को शार्क का शिकार नहीं बनने देगा। तभी शार्कों को भटकाने के लिए सोफिया बताती है कि वह अपने साथियों को सुरक्षित जगह पर भेजने के बाद एक खास मशीन इंफ्रासाउंड प्रोपेगेटर का इस्तेमाल करेगी, जिससे शार्कों का ध्यान लंबे समय तक भटकाया जा सकेगा। इसके बाद सैनिकों में से एक सुरंग में बम विस्फोट करेगा, जिससे उसी नदी में मौजूद सभी शार्क खत्म हो जाएंगी। फिर शुरू की सारी तैयारियां पूरी करने के बाद एडेल, सोफिया और एडामा पानी के नीचे उतरते हैं और साथ मिलकर लिलिथ के घोंसले तक तैरते हैं। ऊपर कुछ शार्प शूटर पुल के बीच में अपनी जगह लेते हैं, जबकि बाकी सैनिक नावों में बैठकर यहाँ घूमते हैं ताकि लोगों को किसी भी शार्क के हमले से बचा सके। जैसे ही कैरो और मार्कस उस जगह पहुंचते हैं जहां से उन्हें निकलना था, तभी सैनिक उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि वे अपनी जगह वापस जाएं क्योंकि मिशन शुरू होने वाला है। तभी
एंजेली जल्दी से अपना रेडियो चालू करती है और एजेंटों को आदेश देती है कि वे रास्ता साफ करें ताकि कैरो और मार्कस अपनी योजना पर आगे बढ़ सकें। फिर जब गोताखोर भूमिगत सुरंगों के बीच में पहुंचते हैं और जैसे ही वे अपनी टॉर्च जलाते हैं, उन्हें वहां सैकड़ों शार्क के बच्चे दिखाई देते हैं। उसी समय पेरिस में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। तभी सोफिया अपना सोनार तैयार करने लगती है, जबकि मार्कस नदी के एक रास्ते को खोलने के लिए पानी में गोता लगाता है। फिर जैसे जैसे खोजकर्ता आगे बढ़ते हैं, तभी वह देखते हैं कि लिलिथ यहाँ अपने बच्चों के साथ नहीं है, जिसे यहाँ नहीं देखकर सभी घबरा जाते हैं। इसी दौरान मार्कस अपने समूह को रेडियो पर बताता है कि उसने भागने की जगह की लोहे की सलाखें काट दी हैं और सभी विस्फोटक रख दिए हैं। अब सबको वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि सोफिया को अभी तक लिलिथ दिखाई नहीं दी है। तभी अचानक लिलिथ हमला कर देती है और सैनिकों में से एक पर झपटती है। फिर वहां मौजूद दर्जनों शार्क के बच्चे उस सैनिक को खाने लगते हैं, जिसे देख एक पुलिस अधिकारी तेजी से सोफिया से मिलने आता है, जबकि एक और सैनिक ये डरावना दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद विस्फोटक को सेट करने वाला गलती से डेटोनेटर नीचे गिरा देता है। जब अदामा उसे देखता है तो वह तय करता है कि वह उसे वापस लाएगा। वह अपने दोस्तों को आदेश देता है कि वे जल्दी से निकल जाएं, लेकिन जैसे ही वह उपकरण को लेने की कोशिश करता है, शार्क के बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं और उसके सामने ही उसे खा जाते हैं। तो एडेल बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि उसने एक और साथी को शार्क की वजह से खो दिया है। तभी सोफिया उसे पकड़ लेती है और गोताखोरी के उपकरण के साथ उसे वहां से दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों भाग पाते, विस्फोट हो जाता है और दोनों मलबे से टकरा जाते हैं। बाहर कैरो और मार्कस विस्फोट देखकर चौंक जाते हैं और अपने दोस्तों की चिंता करने लगते हैं। फिर भी वे किसी तरह नाव तक पहुंच जाते हैं। उनकी टीम एडेल को बचा लेती है, लेकिन विस्फोट की वजह से उसे बहुत चोटें लगी होती हैं। इसके बाद सोफिया फिर से नदी के नीचे जाती है और सुरंग के बाहर बहुत सारा मलबा देखती है। तभी अचानक उसे लिलिथ दिखाई देती है, जो एकमात्र शार्क थी जो विस्फोट से बच गई थी। ये देखकर सोफिया चौंक जाती है। जैसे ही लिलिथ वहां से हटती है, सोफिया अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है। उसी समय शार्क पानी से बाहर जोर से छलांग लगाती है और नाव के नीचे से हमला करती है, जिसे पुलिस वाले हवा में उछलते हैं और सब लोग पानी में गिर जाते हैं। इसके तुरंत बाद लिलिथ उन पर हमला करती है और एक ही बार में उनको मार देती है। अब एडेल और सोफिया बहुत दुखी और डरे हुए होते हैं। वे पलटी हुई नाव की तरफ तैरते हैं। जब वे देखते हैं कि लिलिथ ट्रायथलॉन के तैराकों की तरफ बढ़ रही है, तो वे उसका पीछा करने लगते हैं ताकि लोगों को चेतावनी दे सकें। लिलिथ रास्ते में लगे सुरक्षा जाल को पार कर लेती है और प्रतियोगिता में भाग ले रहे तैराकों को खाना शुरू कर देती है और किसी को इसका पता भी नहीं चलता। जैसे जैसे वह और तैराकों पर हमला करती है, लोग ये सब देखकर डरने लगते हैं। धीरे धीरे सबको समझ आने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। फिर लिलिथ एक बड़ी छलांग लगाकर तैराकों के बीच पहुंचती है और एक और इंसान को खा जाती है। लोग शार्क को देखकर तैराकों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क बहुत तेज होती है और घबराहट के कारण कई और लोग भी पानी में गिर जाते हैं और शिकार बन जाते हैं। फिर जल्द ही सेना की नावें वहां पहुंच जाती हैं और शार्क को चारों ओर से घेर लेती हैं और उसे भ्रमित करने के लिए पानी में गोल चक्कर बनाते हुए उस पर गोलियां चलाने लगती हैं। फिर एंजेली, एडेल और सोफिया के साथ मिलकर सैनिकों को पानी के नीचे रखे बमों के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन चारों ओर हो रही जोरदार लड़ाई की आवाज के कारण कोई उनकी बात नहीं सुन पाता। गोलियों की बौछार के बावजूद लिलिथ हमलों का सामना करती रहती है, लेकिन इस सब हलचल की वजह से पानी के नीचे रखे बम गलती से फटने लगते हैं। एक बड़ा धमाका होता है जिससे सैनिक हक्के बक्के रह जाते हैं। इसके बाद बाकी बम भी फटने लगते हैं और जोरदार धमाकों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। इन धमाकों से हर तरफ तबाही मच जाती है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं और नदी पर बना पुल भी धीरे धीरे गिरने लगता है। एक पुलिस वाले ने कई लोगों को बचाया, लेकिन पुल का ढाना रुक नहीं सका। फिर सोफिया और एडेल देखते हैं कि शहर की तरफ एक विशाल लहर यानी सुनामी आ रही है। इससे पहले कि वे कुछ कर सकें, वो विशाल लहर आती है और बचे हुए सभी लोगों को बहा ले जाती है। यह लहर पेरिस के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। फिर कुछ देर बाद सोफिया सतह पर लौटती है और देखती है कि एडेल बेहोश है। वह तुरंत उसकी ओर तैरने लगती है ताकि वह डूबने से पहले उसे बचा सके। वह उसे मलबे के एक टुकड़े पर लाकर रखती है। उसी समय सार्जेंट सोच में पड़ जाता है कि क्या लिलिथ के साथ ये भयानक लड़ाई अब खत्म हो गई है। एडेल की बात सुनकर सोफिया इधर उधर देखती है और हैरान रह जाती है। उसे नजर आता है कि चारों तरफ शार्क के छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी माँ लिलिथ के साथ नए शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। नदी में हुए धमाकों की वजह से बाढ़ आ गई थी और उस बाढ़ ने पेरिस की सभी सड़कों को डुबा दिया। अब लिलिथ और उसके बच्चे शहर के बीचों बीच आ गए हैं। शहर में अब हर जगह जैसे कि एक्सप्रेसवे, मेट्रो स्टेशन और सीवर में पानी भरा है और शार्क वहां तैर रही हैं। अब पेरिस लिलिथ का नया घर बन गया है। वह और उसके बच्चे अब इस शहर पर राज करते हैं। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, नीचे कमेंट में बताइए।